नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। HAL अक्टूबर के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को पहला तेजस जेट करेगा डिलीवर। भारत को 16 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की है जरूरत। DRDO ने वैप APC को कॉन्कस M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ किया अपग्रेड। जम्मू कश्मीर में 3 मुठभेड़ में 5 आतंकी हुए ढेर। इजिप्ट के ऑफिशियल्स ने इंडियन एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज का किया विजिट। हेडलाइन नंबर 1। इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर के अंत तक एयरफोर्स को अपना पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट मिलने वाला है। यह घटना इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तेजस MK-1A प्रोजेक्ट के तहत कुल 83 एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ओरिजिनली मार्च 2024 तक पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का टारगेट था, लेकिन कई कारणों से इसमें देरी हुई। इनमें सॉफ्टवेयर अपडेट और जनरल इलेक्ट्रिक से नए इंजनों की आपूर्ति में देरी शामिल है। पहला तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट कैटेगरी B इंजन के साथ आएगा। ये इंजन पहले इस्तेमाल किए गए या पिछले सौदों से बचे हुए हो सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि नवंबर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नए जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन मिलने शुरू हो जाएंगे। तेजस प्रोग्राम भारत के लिए एक लॉन्ग एंड चैलेंजिंग जर्नी रही है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी, जब 1994 तक पहला जेट बनाने का महत्वाकांक्षी टारगेट रखा गया था। लेकिन वास्तविकता में पहला प्रोटोटाइप 2001 में उड़ा और पहला ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट 2019 में एयरफोर्स को सौंपा गया। MK-1A वर्जन 2015 में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन का परिणाम है। उस समय एयरफोर्स ने तेजस MK-2 के विकास की प्रतीक्षा करने के बजाय मौजूदा तेजस प्लेटफॉर्म में तत्काल सुधार करने का फैसला किया। इसमें कई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस शामिल थे। देरी के बावजूद इंडियन एयरफोर्स तेजस प्रोग्राम के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वास्तव में एयरफोर्स 97 और MK-1A एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रही है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स ने हाल ही में तेजस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का प्रस्ताव रखा है। इसका ऑब्जेक्टिव अगले 15 वर्षों में लगभग 300 इंडिजिनस फाइटर जेट्स को शामिल करना है। निष्कर्ष में तेजस MK-1A की आगामी डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स और देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। यह न केवल एयरफोर्स की कॉम्बैट पावर को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को भी प्रदर्शित करेगा। हेडलाइन नंबर 2। इंडियन नेवी के एक प्रतिष्ठित रिटायर्ड ऑफिसर रियर एडमिरल के राजा मेनन ने हाल ही में भारत के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन फ्लीट के विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने वर्ष 2047 तक 16 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो लॉन्ग रेंज की हमलावर क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी। मेनन ने इंडो पैसिफिक एरिया, विशेष रूप से साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव के संदर्भ में इन सबमरीन्स के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डाला। उनका मानना है कि साउथ चाइना सी में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए कम से कम 4 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की आवश्यकता होगी, जबकि शेष को इंडियन ओशियन के अन्य क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इंडियन नेवी पहले से ही अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन फ्लीट का विस्तार करने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें पहली सबमरीन 2033-34 तक सर्विस में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि मेनन का मानना है कि बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इन प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने की आवश्यकता है। यह विस्तार भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेनन का मानना है कि एक पावरफुल सबमरीन फ्लीट चीन के निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश पर दावों के संबंध में, और इस प्रकार हिमालय पर दबाव कम कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के अलावा मेनन ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि बड़ी संख्या में अटैक एयरक्राफ्ट को ले जाने में सक्षम लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर अन्य देशों की फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मेनन ने असम्मित खतरों से निपटने की इंडियन नेवी की क्षमता पर भी बात की। उन्होंने भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों की भूमिका को रेखांकित किया, जो उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ एक प्रभावी हथियार हो सकती हैं। अंत में मेनन ने इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ती चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर प्रभुत्व स्थापित करने और साउथ चाइना सी में एक मजबूत उपस्थिति बनाने के महत्व को रेखांकित किया।
जो चीन की महत्वाकांक्षाओं को रोकने और भारत के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हेडलाइन नंबर 3, डीआरडीओ ने अपने वैप 8x8 आर्मर्ड व्हीकल को उन्नत किया है, जो देश की इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इस मॉडिफाइड वैप में अब BMP-2 टर्रेट्स लगाया गया है। साथ ही इसे पावरफुल कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस किया गया है। इन दोनों अपग्रेड्स ने वैप की ऑफेंसिव फायर पावर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। BMP-2 टर्रेट्स की रिलायबिलिटी एंड लीथैलिटी प्रसिद्ध है। इसके इंटीग्रेशन से वैप को 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन और एक 7.62 mm मशीन गन मिली है। इससे यह इन्फेंट्री एंड लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स दोनों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपनी लॉन्ग रेंज एंड स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। इसके जोड़े जाने से वैप अब दुश्मन के टैंकों और अन्य हेविली आर्मर्ड थ्रेट्स को बेअसर करने में सक्षम हो गया है। वैप प्लेटफॉर्म में इन एडवांस्ड वेपन्स का सफल इंटीग्रेशन डीआरडीओ की व्हीकल डिजाइन एंड मॉडिफिकेशन में विशेषज्ञता को दर्शाता है। वैप का मॉड्यूलर डिजाइन इसे वेरियस ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आसानी से अनुकूलित करने की अनुमति देता है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4, जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई कई आतंकी मुठभेड़ों ने एक बार फिर इस एरिया में सिक्योरिटी की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। बारामुल्ला जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। यह कार्रवाई विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। इसी दौरान कठुआ में सेना की राइजिंग स्टार कोर यूनिट ने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद बड़ी मात्रा में वॉर मटेरियल रिकवर की गई। किश्तवाड़ जिले में हुई एक अन्य मुठभेड़ में 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए, जिनमें एक जूनियर कमीशन अधिकारी भी शामिल थे। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। ये घटनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में होने वाली मेगा चुनावी रैली से पहले हुईं। इस रैली की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह पिछले 42 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री का डोडा का पहला विजिट होगा। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी। यह 10 वर्षों में पहला विधानसभा चुनाव है और अनुच्छेद 370 तथा 35A के निरस्त होने के बाद पहला चुनाव है। हेडलाइन नंबर 5, इजिप्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में बेंगलोर में एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज का विजिट किया। यह विजिट इजिप्ट की अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने की इच्छा को दर्शाता है। इजिप्ट के अधिकारियों ने तेजस MK-1 ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन लाइंस का निरीक्षण किया। ये दोनों एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैं। इजिप्ट लगभग 18 से 20 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कुछ मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों की खरीद पर विचार कर रहा है। हालांकि इजिप्ट केवल इंडियन ऑप्शंस पर ही विचार नहीं कर रहा है, वह चीन के साथ भी J-10 फाइटर जेट्स के संभावित एक्विजिशन पर बातचीत कर रहा है। चीन ने हाल ही में इजिप्ट में आयोजित एक इंटरनेशनल एयर शो में इन एयरक्राफ्ट्स का प्रदर्शन किया था। भारत अपने तेजस और हेलीकॉप्टर के लिए इंटरनेशनल मार्केट तलाश रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करने की प्लान बना रहा है। हालांकि तेजस MK-1A प्रोग्राम कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स इन नए फाइटर जेट्स को शामिल करने में देरी से होने वाले संभावित जोखिमों के बारे में चिंतित है। एयरफोर्स चीफ ने तेजस MK-1A के लिए कई प्रोडक्शन लाइंस स्थापित करने की वकालत की है। इंडियन एयरफोर्स की योजना लगभग 350 तेजस जेट्स का संचालन करने की है। इनमें MK-1, MK-1A और भविष्य के MK-2 मॉडल शामिल हैं। इनमें से 1/3 का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। हाल ही में संपन्न हुए तरंग शक्ति एक्सरसाइज ने भारत के आर्म्ड फोर्सेस के बढ़ते कद को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने विदेशी सेनाओं से भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री की क्षमताओं का अध्ययन करने का आग्रह किया है। यह भारत के लिए अपने डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक अवसर हो सकता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।